बजट ऑफिसर जो हैं उन्होंने कहा है जी कि ये जो नए कुछ प्रपोज किए जा रहे हैं फेडरल टैक्सेस प्रपोज किए जा रहे हैं नए फेडरल टैक्सेस, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि वो जनरेट करें $5.3 बिलियन इन 5 ईयर्स, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो फेडरल टैक्स लगेगी। इन्होंने 2 रिपोर्ट्स दी हैं और इन्होंने कहा है जी कि कनाडा रिकवरी डिविडेंड्स जो हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि रेवेन्यूज़ जो आएंगे और जो प्रपोज्ड अब जो परमानेंट इंक्रीज़ है कॉर्पोरेट टैक्सेस में ऑन बैंक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप्स, तो वो कह रहे हैं जी कि ये 1 टाइम 15% विंडफॉल टैक्स जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। और ये लगाया था वैसे पेंडेमिक के बीच में, तो इसने $3 बिलियन जो थे वो जनरेट किए थे। अब वो कह रहे हैं जी कि ये सारे जो हैं मिल मिला के ये तकरीबन 5.3 बिलियन जो है जनरेट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि लास्ट वीक जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये प्रपोज किया था कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं इनको ज़रा हाइक किया जाए और इनके प्रॉफिट्स जो हैं ताकि वो इतने भी अन्य प्रॉफिट्स ना कमाएं, तो उन प्रॉफिट्स के ऊपर करेंगे और ये जितने भी ओवर 100 मिलियन शो कर रहे हैं प्रॉफिट पे, उन पे ये लगाया जा सकता है। तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये जो नया अब फेडरल बजट जो है वो उसकी जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये इससे काफ़ी पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर आएंगे। बहरहाल टैक्स तो जी टैक्स है, जिसके ऊपर भी लगाएंगे उसको पिंच तो वो करेगा। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये आइडिया फेडरल गवर्नमेंट का कितना अच्छा है, तो जो पब्लिक है उसको सितंबर 30 तक का टाइम दिया गया और उसको कहा जी कि सितंबर 30 तक आपने अगर ये कहना है कि ये टैक्स ठीक है लगाएं कॉर्पोरेट टैक्स और इंश्योरेंस कंपनियों पे, या कि फिर अगर नहीं लगाना तो भी तो आप जो है अपनी जो डिसीजन है राय है वो दे सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे you'll continue the news regarding this point। जब आपने अगर पहले से कह दिया ना ये चीज़ कॉर्पोरेट्स को कि आप पे अगर आपने $100 मिलियन का शो किया है तो आप तो वो शो ही नहीं करेंगे। Not too many people who's going to show $100 million profit, you know what? या ये करेंगे कि उससे कम शो करना शुरू कर देंगे, खर्चे दिखा देंगे इतने ज्यादा अपने। एग्जैक्टली। मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक किस्सा सुनाऊं कि फर्स्ट टाइम जब मैं जनरल मोटर्स में गया तो वहाँ पर ना एक जगह बड़ी नीचे थी वो एक डीलरशिप, तो उसको जो है ऊपर लेके आना चाहिए था। उन्होंने कहा था हमें भेजा गया कि उसको डीलरशिप को ऊपर आप लेके आए। तो साहब बड़ी मेहनत करके हम उसको ऊपर लेके आ गए। 3, 4, 5 महीने के बाद ही उसको प्रॉफिट शो करने लगे, और जब प्रॉफिट भी शो किया तो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा प्रॉफिट शो किया। तो जो उस इदारे के जो मालिक थे ना उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? You know, this is good, but no, it doesn't work like that. So he taught me how to show negative. Exactly. Yeah. Okay, so these corporates, उनको पता है ना, लूप होल्स पता है ना उनको कि टैक्स उसके अंदर। देखे ना ट्रम्प साहब की मिसाल हमारे सामने है सबसे बड़ी। Exactly. तो जो लूप होल्स होते हैं उनका ये फायदा उठाते हैं, और जो इन्होंने अकाउंटेंट्स हायर किए होते हैं वो हमारी तरह के लल्लू नहीं किए होते ना, कंपनी बड़े टॉप क्लास अकाउंटेंट्स इन्होंने किए होते हैं। हाँ, कंपनीज होती हैं, वो इनको लॉज बताते हैं और लूप होल्स उसमें बताते हैं कि आपने कैसे उसमें से जो है पैसे अपने they are not doing anything illegal नहीं, लेकिन वो उसका फायदा उठाते हैं लूप होल्स का, तो वो उसमें उनको बताते हैं कैसे। तो बहरहाल जी अब ये इन्होंने बताया तो अब पता चलेगा कि ये अब क्या है। लेकिन अब बात ये भी है कि आप कितना अरसा झूठ बोलेंगे। CRA अगर जिस दिन आपके पीछे आया फिर तो फिर मुश्किल है आपके लिए। You got it. तो ये भी चक्कर है ना, ये है। अच्छा जनाब, बहुत सारे MPs जो हैं वो अब पब्लिक जो हमारे सेफ्टी मिनिस्टर हैं मार्को मेंडिचिनो जो हैं इनको कह सकते हैं, और चेयरमैन ऑफ पेरोल बोर्ड ऑफ कनाडा जो हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आप टेस्टिफाई करें हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी के सामने कि ये जो सस्कैचुअन के अंदर मैस मर्डर्स हुए हैं जेम्स स्मिथ क्री नेशन के अंदर वार्डन के पास, जिसमें कि 11 लोगों की डेथ हुई और एक जो था सस्पेक्ट जो डेमियन सैंडरसन वो मारा गया था, और उसने 18 लोगों को इन दोनों भाइयों ने इंजर भी किया था। इसके अंदर जो माइल्स सैंडरसन जो था ये सेकंड सस्पेक्ट था, ये मरा हुआ फिर जो है ये पाया गया था। तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये इसके अंदर क्या हुआ, और ये आपने खास तौर पे ये जो लड़का था माइल्स सैंडरसन जो है इसको तो पैरोल मिली हुई थी प्रिजन से। क्यों दी गई इसको पैरोल, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे 20 ईयर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, 59 कन्विक्शंस थी इंक्लूडिंग असॉल्ट विद वेपन, असॉल्ट ऑन पीस ऑफिसर एंड रॉबरी। तो इसको आपने पैरोल पे कैसे छोड़ा? और जिस वक्त पैरोल ऑफिसर ने इसको छोड़ा तो उसने इनको कहा जी कि ये तो कोई अब पब्लिक के लिए खतरा नहीं है
है, तो इसका जनाब आपको जवाब आके देना पड़ेगा। Somebody has to be accountable for it. तो ये अब जो है ये बहुत सारे एमपीज जो है अब ये एग्री कर रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर और ये जो पेरोल बोर्ड ऑफ कनाडा है खास तौर पे ये बताए कि भाई आपका क्या क्राइटेरिया है, आपको जब पता भी है कि एक आदमी जो है वो क्रिमिनल है उसको आप कैसे छोड़ रहे हैं, तो ये आप बताएंगे। अच्छा जी, आपको पता ही है कि 4 साल पहले जो है कनाडा के अंदर कैनबिस जो है उसको लीगलाइज किया गया था, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि जी इसके ऊपर हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं, इनके कंजम्पशन हैबिट्स क्या होनी चाहिए यंग लोगों की, फिर वो बहुत सारे अनलाइसेंस्ड वीड प्रोवाइडर्स आ गए हैं, उन्होंने अपने स्टोर्स खोल लिए हैं। तो अब लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये कंज्यूमर की जो आपने वेल बीइंग है उसको रिस्क में डाला है, एट व्हाट कॉस्ट। तो उसके लिए अब आप सामने आके इसको एक तो रिव्यू करें ये कैनबिस एक्ट जो है उसको, और इसके ऊपर आप बताएं, अपना प्लान बताएं, फेडरल गवर्नमेंट अपना प्लान बताए कि इसका लॉन्ग टर्म प्लान जो है अब कैसे चलेगा ताकि इसके नुकसान को कैसे रोका जा सके और इंश्योर किया जा सके कि सिर्फ जो लोग 18 एंड अबव हैं वो ही ले सकते हैं और जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं उनसे ही ले सकते हैं, क्योंकि जो वैसे भी आपने उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा डाल दिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मशरूम हो गए हैं अनलाइसेंस जो आउटलेट्स हैं उनके बारे में आप क्या। तो ये पूरा प्लान जो है ये आज बैठेगी कमेटी, आज इसके ऊपर बात करेगी, तो कल डिटेल्स जब आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि ये जो कैनबिस एक्ट लाए थे 4 साल पहले उसके ऊपर क्या डिसीजन अब इन्होंने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने अपना क्या प्लान दिया है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। अच्छा जी, ओंटारियो गवर्नमेंट जो है वो अब इंटीग्रेटेड जो एम्प्लॉयमेंट प्लान उसने कुछ अर्सा पहले दिया था जिसका कि जिक्र मॉन्टी मैकनॉटन जो कि लेबर मिनिस्टर थे ओंटारियो के, उन्होंने उसका जिक्र किया था। वो कह रहे हैं जी कि हम 4 जगहों पे बढ़ाया है हमने, पील, हैमिल्टन, नियाग्रा, मस्कोका, क्वार्थास के अंदर, लेकिन अब हम इसको और भी इलाकों के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी कि इनको और 15 रीजन्स के अंदर लेके जा सकते हैं। मॉन्टी मैकनॉटन ने कहा जी कि पहले क्या होता था कि ये जो होता था इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो होते थे, इससे पहले क्या होने लगा था कि जो लोग भी कोई ये इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के ऊपर बैठे होते थे और उनको पैसे दिए जाते थे, बस वो बैठे ही रहते थे उसके ऊपर, उनको इंटीग्रेट नहीं किया जाता था, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वो लेबर फोर्स के अंदर आते नहीं थे। हमने जो किया है उसने ये शो किया है कि ये जो लोग पहले असिस्टेंस पे बैठे हुए थे तकरीबन 17,200 लोग जो हैं उनको, जिसमें के जो 5,700 सोशल असिस्टेंट पे थे, उन सबको हमने जॉब जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था 1.5 ईयर बैक, तो वो उसके रिजल्ट्स जो हैं अब आने लगे हैं। उन्होंने कहा जी कि न्यू मैनेजमेंट बाय प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उन्होंने भी बहुत सारी हमारी हेल्प की है इन लोगों के लिए काम देखने के लिए। तो अब इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं और भी वो सामने आएंगी, वो कहेंगे कि जी इसके अंदर जो दिस इज अ नंबर गेम। हाँ जी नंबर्स गेम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम सिखाते हैं लोगों को, स्किल्स देते हैं, स्किल्स उनके दे के और उनको कहते हैं कि ये आ पाए। तो चूंकि ये प्रोग्राम हमारा बड़ा रहा है सक्सेसफुल, तो इसलिए 15 और रीजन्स के अंदर हम इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा जनाब, मैरिट स्टाइल्स जो हैं आपको पता ही है कि एनडीपी की एजुकेशन क्रिटिक थी और खुद भी टीचर थी, तो ये अब जो है ओंटारियो की एनडीपी की लीडर की रेस में आ सकती हैं, बल्कि इन्होंने आ ही गई हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया। आपको पता ही, हमने बताया था कि एंड्रिया हॉर्वथ ने इलेक्शंस के बाद, अभी जो रिसेंटली हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस, उसके बाद कह दिया था कि अब वो एज लीडर ऑफ ओंटारियो एनडीपी नहीं लड़ेंगी बल्कि मेयर ऑफ हैमिल्टन के लिए लड़ेंगी। तो अब ये सामने आ गई हैं और ये सिंस 2009 से जो एंड्रिया हॉर्वथ जो काम कर रही थी और बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, जो 3rd नंबर पे थी इसको 2रे नंबर पे लेकर आ गई थी और ऑफिशियल ऑपोजिशन बना लिया था 2018 में, 40 सीट्स विन की थी। तो लोग कह रहे हैं कि अब ये जो हैं ये भी वो कुछ कर सकेंगी या नहीं। तो ये जो हैं ये भी पॉलिटिक्स में आई थी 2018 में और तब से ये काफ़ी जो हैं वोकल रही हैं एनडीपी की तरफ से। तो अब इनके जो, वैसे तो उन्होंने कहा था एनडीपी ने कि हम इलेक्शन की जो ये रेस है ओंटारियो के लिए मार्च 2023 में करेंगे, लेकिन ये जो ये दिसंबर आ रहा है इस साल का, उस तक आपने जो भी कोई एस्पिरेंट्स हैं उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो जो भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ये जो स्टिल्स हैं इन्होंने कहा जी कि मेरा मेन मकसद ये होगा कि मैं नेक्स्ट इलेक्शंस में प्रीमियर फोर्ड जो है उनको हराऊं। तो ये है। अच्छा जी, हमारी बाजी जो है हरिकेन फियोना वो अब हौले हौले आना शुरू हो गई है। कल भी हमने आपको बताया था, एनवायरनमेंट कनाडा की खबर भी हमने सुनाई थी, लेकिन आज न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की तरफ ये जा रही है और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये रेन लाएगी बल्कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जैसे नोवा स्कोशिया वगैरह और जो इलाकों में जहाँ पे ये कल जो है दाखिल होने वाली है और केप ब्रेटन में, तो उसमें वो कह रहे हैं कि स्नो भी ये ला सकता है अपने अल्लाह रहम करे, क्योंकि दिस इज अ वेरी डेंजरस 4 तक पहुँच गया है ये अभी।
जी जी, and you know what, winds of 215 kilometers per hour. exactly, it is going to be very dangerous. अल्लाह उन लोगों पे रहम करे। जी जी, तो वो कहते हैं जी कि ये हिट कर सकता है 27 कम्युनिटीज़ को यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में, और इसीलिए एनवायरनमेंट कनाडा ने उनको अलर्ट्स जो हैं ऑलरेडी दे दिए हैं। तो अब देखेंगे कि कम्युनिटी वहाँ से वो नोवा स्कोशिया की तरफ आएगा, आएगा नोवा। जी जी, वही मैंने कहा ना कि ये आएगा जो है वो केप ब्रेटन आइलैंड की तरफ जो है नोवा स्कोशिया में, वहाँ पे आएगा। अच्छा जी, एक और जो एयरलाइन है वो अब एयर कनाडा के मुकाबले में अब सामने आ गई है, और इस एयरलाइन का नाम है कनाडा जेट लाइन्स। और इन्होंने कहा जी कि आज इन्होंने एज ऑफ टुडे पियर्सन एयरपोर्ट जो है उससे इसने अपनी उड़ान भरी है, और ये कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मिसिसागा में है, और वो कहते हैं जी कि इनिशियली तो हम पियर्सन और कैलगरी के बीच में ट्वाइस अ वीक जो है अपने तैयारे चलाएंगे, लेकिन हम फैला भी सकते हैं, और ये वैल्यू फोकस लग्जरी तैयारे हैं। और ये कह रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिकली भी और ट्रांस बॉर्डर, यानी कि अभी तो अमेरिका के लिए इन्होंने कहा है, तो अभी और भी आगे भी जा सकते हैं। इसके बाद हम ना सिर्फ ये कि अमेरिका जाएंगे बल्कि कैरिबियंस और अमेरिकाज में भी जा सकते हैं। मगर अभी अगर आपने एडवांटेज लेना है इसको, डू यू नो दैट द फेयर फॉर टोरंटो टू कैलगरी, इनिशियली उन्होंने जो फेयर दिया है $99। या टेक एडवांटेज। आप तो टैक्सी में भी जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। $99 नहीं, $99 का ये देना वैंकूवर तक फिर हम जाएं। वैंकूवर हम जाएंगे। तो अभी इनके पास जो है एक है एयरबस A320, और दूसरा इनके पास आ जाएगी दिसंबर के अंदर, और वो कह रहे हैं जी हम 15 एयरबसेस जो हैं A320s जो हैं बाय 2025 लेंगे, और इसका मतलब ये है कि 5 एयरक्राफ्ट्स एवरी ईयर जो है हम अब ऐड करते रहेंगे अपने फ्लीट में। तो अब ठीक है जी, अच्छी बात है। सानू दियो भाई 99 दा वैंकूवर दा सी जाइए, वैंकूवर फिर के आइए, हैं जी। ठीक है, आहो ए देखो कोई साड़ा भी ख्याल करिया करो गरीब। ये सारे मतलब जड़े कम ने माजिद भाई वास्ते तुसी करने, अमीर लोगों वास्ते तो साड़ा भी सोचो है। हाँ जी। अच्छा जनाब, डेली ब्रेड फूड बैंक के जो CEO हैं नाइल हैथरिंगटन, उन्होंने कहा है जी कि लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और लास्ट मंथ यानी कि अगस्त में जो हमारे पास फूड लेने के लिए लोग आए थे 170% उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर गई है, जो कि जो है बहुत ही यानी कि शॉकिंग है। प्री पैंडेमिक से से लेके अगर कंपेयर करें ना तो 170% इंक्रीज है, और 182,000 लोग जी 182,000 लोग टोरंटोनियंस जो हैं वो आए थे इनसे, और इन्होंने 100,000 पाउंड्स ऑफ फूड जो था वो टोरंटो के अंदर किया था। इन्होंने कहा जी हमने अपनी एक लॉन्च की है थैंक्स गिविंग ड्राइव कैंपेन हमने की थी, ताकि फूड डोनेशंस जो हैं हमें मिल सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कम्युनिटी के कि फिर हम वी वर ओवरवेल्म्ड विद फूड, हमारे पास आ गया था इस सीज़न के लिए। लेकिन वो कहते हैं जी कि 60,000 पीपल जो हैं वो बिफोर पेंडेमिक हमारे साथ जुड़ते होते थे, और अब जो है ये नंबर बेतहाशा बढ़ गया है। इसका मतलब है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो बिल्कुल जो है ना नीचे जाती जा रही है। तो खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। तो भाई कैनेडियन गवर्नमेंट यूक्रेन को जरा कट पैसे दियो सीरियसली। ये तो यहाँ पर तो ये अगर ये सिर्फ आप ये देखना डेली फूड, ये जो डेली ब्रेड फूड बैंक है सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी एक पार्ट है ये। दिस इज वन पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन। ओके, अभी इसके साथ 182,000 टोरंटोनियंस, यस। अब आप ये देखें कि अगर दूसरे फूड बैंक्स को आप इंक्लूड करते रहे इसमें, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, यू नो, सो यू टॉकिंग मिलियन को टच करेंगे फिर आप। हाँ, कितने लोग जो है वो डिपेंड कर रहे हैं फूड बैंक्स के ऊपर रोज का खाना लेके जाने के लिए। या तो बस यही बात है। तो ऐसे है, तो ये बात है। अच्छा जी, ईरान जो है उसमें आज सारा सोशल मीडिया जो था, और ईरान की जो सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी भी जो थी वो सारी आज शट डाउन की गई थी। उसकी वजह यह है कि लास्ट वीक महसा अमीनी 22 ईयर सिर्फ इसकी एज थी, इसने कोई ऐसे जो है कोई वेस्टर्न सा ड्रेस पहन के बगैर अबाया के ये बाहर निकल गई थी, जिसकी के वजह से अलेजली इसको जो मोरालिटी पुलिस है तेहरान की उसने पकड़ लिया था, और लोगों का अलेजली कहना है कि उसकी कस्टडी में इसकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने आज जो है मोर्चे निकाले
हुए थे, वहाँ पे ईरान के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे और उन प्रोटेस्ट के अंदर 6 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई है, 1 पुलिस ऑफिसर की और 2 प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया जो है उनकी हुई है। बहरहाल ये जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आप ड्रेस के ऊपर अब कैसे इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाएंगे। बहुत अरसा हमने ये हिजाब विजाब पहन के गुजार लिए, लेकिन अब कोई नहीं पहनना चाहता हिजाब, तो उसको आप क्यों ज़बरदस्ती के चाहते हैं कि वो आप पहने, राइट। तो अब ये काफ़ी जो है इसके ऊपर वहाँ पे हंगामे बहुत मैसिव स्केल पे, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्रैक डाउन किया तो ये और फिर जो है दे विल बी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट भी ज़रा होश करे। तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने आज कहा है जी कि पुतिन साहब जो हैं अगर वो इंटरनेशनल ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बताना चाहते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो वो ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मैं इतने बड़े फोरम का मेंबर होते हुए मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा। तो ये बड़ा रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। तो वी नीड टू पुट अ स्टॉप टू हिज इंटरेस्ट, क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं, दुनिया का इंटरेस्ट सामने नहीं रख रहे हैं, और इनको बताने की जरूरत है कि ही कांट गेट अवे विद एवरीथिंग। तो इनको जो है बताएं कि आप ये जो हॉरर्स ऑफ वॉर आपने शुरू किए हुए हैं इनको रोकने की जरूरत है, और जो है इनको ये भी बताने की जरूरत है कि आप अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इनको जो है, तो आज इन्होंने बड़ा यूनाइटेड नेशंस को कहा है कि भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होते हुए इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी आपको रोक लगानी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी शिकायत मिली थी जी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूक्रेन के अंदर जो है वॉर क्राइम्स कर रहा है। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया रशिया का, लेकिन उन्होंने कहा जी कि एज यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी जो है इसका काम है कि हम ये सारा जो कुछ भी क्रूअल्टी के, एग्जीक्यूशन, सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस, प्रिजनर ऑफ वॉर के अगेंस्ट जो कोई एलिगेशंस आते हैं उनके ऊपर प्रोब बिठाने की ज़रूरत है, और जो फैमिलीज असल में होती हैं विक्टिम्स की, उनका राइट होता है कि उनको पता चले कि ये क्या है। अच्छा, अब जाहिर है कि अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव जो है उनको इनकी बात समझ आ गई, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो वेस्ट और यूक्रेन जो है हमें बिला वजह बैड नैरेटिव जो है पेश कर रहा है और उसमें मॉस्को को अग्रेसर शो कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वॉर है तो वॉर में दोनों तरफ से एग्रेसर्स होंगे जाहिर है, तो हमें खाली जो है इसका वो स्केपगोट ना बनाया जाए। बहरहाल ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ये अब यूएनजीए की चूंकि मीटिंग चल रही है तो उसके ऊपर जो है हर कोई अपना वो मुद्दा रखा हुआ है उसने, और वो कर रहा है। इसके बीच में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वैन वेनबीन, उन्होंने आज कहा है जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो रूटीन की होती है, उन्होंने कहा जी हम दोनों पार्टीज को ही, क्योंकि चाइना के ऊपर भी अब बहुत ज़्यादा दुनिया बोझ डाल रही है कि भाई तुम बात करो, तुम्हारा बड़ा क्लोज एल आया रशिया। वो कह रहे हैं जी सिर्फ रशिया से नहीं, हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, और हमने बहुत पहले भी चाइना के लास्ट वीक भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग थे, वेनबिंग साहब का कहना है कि उन्होंने भी कहा था कि एक सीज फायर की ज़रूरत है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं दे रहे, लेकिन हम कहते हैं कि हर कोई जो है सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कंट्रीज़ की उसको रिस्पेक्ट करे और उसको मेनटेन करे, और यही पर्पस है यूएन चार्टर का। मुल्क दुनिया के अंदर अगर आपको पीस है तो आपको हर तरह की वॉर जो है वो रोकनी पड़ेगी। वॉन वेनबिंग ने यह भी कहा कि चाइना ने कहा है कि हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशंस टू अकोमोडेट लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ऑल पार्टीज, लेकिन इन दोनों को भी आपस में बैठना पड़ेगा ताकि ये सारे मामले जो हैं जल्द से जल्द हल किए जा सकें। तो सीज फायर की इन्होंने फिर से आज कॉल दी है, लास्ट वीक भी दी थी और इस जो है वो वीक में भी दी है। अल जजीरा की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो है आज बेतहाशा रशिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि हमने कल आपको जो खबर सुनाई थी कि पुतिन साहब ने कहा है जी कि 30,000 जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो हम लेकर आएंगे, और उसके पास 25 मिलियन जो है रिजर्व फोर्सेज हैं। तो उसमें से वो कह रहे हैं जी कि अभी हम इतने सामने लाए हैं और रेफरेंडम कराएंगे। इसके ऊपर जो है लोगों ने आज नेशन वाइड एंटी वॉर प्रोटेस्ट किए हैं। उन्होंने कि जरूरी नहीं है कि हर कोई रशिया के साथ रहना चाहता है, तो आप ये जबरदस्ती क्यों मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और क्यों आप सिटीजन्स को कह रहे हैं कि आपको ज्वाइन करें। इसमें 1300 लोगों को अभी तक की जो अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि रशिया ने डिटेन किए हैं, और जो फुटेज सामने आई है वो ये शो कर रही है कि सेवरल प्रोटेस्टर्स सेंट्रल मॉस्को के अंदर जो हैं वो पुलिस उनको उठा उठा के लेके जा रही है। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो ये तस्वीर देख सकेंगे कि पुलिस लोगों को उठा उठा के लेके जा रही है, खासतौर पर सेंट पीटर्सबर्ग और इस तरह के जो बड़े शहर थे उसके अंदर क्राउड्स जो थे वो चांट कर रहे थे नो मोबिलाइजेशन, और उसके अंदर फिर पुलिस जो थी इनको क्रैकडाउन कर रही थी और इनको उठा के लेके जा रही थी। तो अब ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं उठा के ले जा रहे हैं उनको सीधा वर्दी पहना के बॉर्डर पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, चलो जी जाओ लड़ो उन मरो।
तो लेकिन ये बहुत मैसिव स्केल पे फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा कंट्रोल के बाद eruption हुई है। 38 सिटीज़ जो है रशिया के मेजर जो हैं उसके अंदर इंक्लूडिंग मॉस्को, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अब इसको कंट्रोल करना जो है, और इसमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि क्रेमलिन ने अभी तक इसका जो जिक्र नहीं किया है, लेकिन आ जाएगी कल एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स की खबर तो फिर हम आपको बताएंगे। तो काफ़ी यहाँ पे जो है ये भी चल रहा है। श्रीलंका के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस एंड स्टैट्स है वो तो कह रहा है, और ये तो नंबर इतना स्टैगरिंग है और इतना शॉकिंग है, वो कह रहे हैं जी कि श्रीलंका की इन्फ्लेशन 70.2% को अगस्त में टच कर रही थी, और जुलाई में ही इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है जब 66.7% को टच कर रही थी, लेकिन अब तो 70% से ऊपर चली गई है। फूड प्राइसेस जो हैं उनकी कीमतें 84.6% ऊपर चली गई हैं। नॉन फूड प्राइस आइटम्स जो हैं उनकी प्राइस 57.1% ऊपर चली गई हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अगस्त में कहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो मॉडरेट रहेगा, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं था कि ये इस हद पे चला जाएगा। तो इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो चल रही है, जॉब्स नहीं है, परेशानी काफ़ी है, पैसे नहीं है, और उस पर इन्फ्लेशन तो काफ़ी जो है वो बुरा हाल है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जी, और ये न्यूज़ इसलिए है कि आपको पता ही है कि कनाडा के अंदर ख़ास तौर पे खालिस्तान का मुद्दा जो है आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस न्यूज़ के मुताबिक जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अधीराम बागची जो हैं उन्होंने आज इसको बहुत ज़्यादा कंडेम सिर्फ नहीं किया बल्कि कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान की पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविटी है बाय सम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, और एक फ्रेंडली कंट्री लाइक जो कनाडा है इसकी इजाज़त कैसे दे रहा है। अधीराम बागची ने कहा कि हम कनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्स्टेंटली इस मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रेस कर रहे हैं कनाडा को कि इस तरह की हरकतें आप अपने मुल्क में ना करने दें। ये बिल्कुल जो है ये गलत एंड फार्सिकल एक्सरसाइज है, और कनाडा को हमने बार बार कहा है कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो है उसको आप रिस्पेक्ट करें, फिर भी आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम इस सो कॉल्ड रेफरेंडम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है जी कि वी रीइटरेट द रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने कहा जी कि फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है या कोई इस तरह की कोई इवेंट कर रहा है तो उसको आप कैसे रोकेंगे अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक ये तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उस वक्त तक रोक नहीं सकते आप किसी को। तो ये उनका जो है बेचारा फिर फंस गया बीच में ना। हाँ, कनाडा जो है ना बेचारा चाइना के साथ पहले फंसा था, हाँ, अब इंडिया के साथ फंस रहा है, तो बस यही है। तो ये बात है बस, लेकिन वो कनाडा कहता है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों की, अगर कोई पीसफुल कोई काम कर रहा है तो हम कैसे रोकें उसको, है ना। क्रैकडाउन करेंगे तो फिर वो उसके अंदर डिक्टेटरशिप और फैशिज्म में आ जाएगा कि लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कैसे रोक सकते हैं, ये होगा। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक एक दलित फैमिली है कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में, उसको जी पंचायत के सामने बुलाया गया था और उनको कहा गया है कि अब आपको 60,000 इंडियन रुपीज़ जो है उसका फ़ाइन किया जा रहा है। ये बहुत ही लो ग्रेड गरीब फैमिली है और जिसके के लिए 60,000 पूरे एक साल में भी कमाना मुश्किल है। अब उसका हुआ क्या हुआ, ये है कि यहाँ पे एक प्रोसेशन चल रही थी और वहाँ पे एक हिंदू डीटी जो है उनको छू लिया उनके 15 साल के बच्चे ने, जिसमें के वहाँ पे जो हाई कास्ट हिंदू थे उन्होंने कहा जी कि ये तो अब पवित्र नहीं रहा, इनका आइडल जो है ये प्लीत हो गया, यानी कि तो उसके लिए एक ने देखा, उसने सारे गांव को बताया, उस गांव ने जो है फिर वो जो पंचायत होती है गांव की उसके सामने लेके गए, तो गांव के पंचायत ने कहा कि दलित जो है वो हमारे गॉड्स को हाथ नहीं लगा सकता, एज अ रिजल्ट तुम्हें 60,000 का फाइन किया जा रहा है और अगर तुमने अक्टूबर 1 तक ये पैसे नहीं भरे तो तुम्हें जो है गाँव से बाहर फेंका जाएगा खानदान के साथ। तो अब आप देखें कि ये क्या है। कांग्रेस के अंदर जनाब लड़ाई बढ़ गई है। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शशि थरूर साहब जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं सोनिया गांधी जी से मिले थे और उनसे कहा था कि अगर वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के लिए लड़ सकते हैं। इसके अंदर कांग्रेस के लीडर जो गौरव वल्लभ हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं शशि थरूर के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये सही आदमी नहीं है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो सही आदमी हैं। जो लोग हमारा टीवी देख रहे हैं उनको ये तीनों लोगों की तस्वीर नजर आएगी। शशि थरूर साहब जो है पर्पल कुर्ते में हैं, बीच में बैठे हुए हैं गौरव वल्लभ, और जो साइड पे दो माइक्स पे बुजुर्ग से बात कर रहे हैं वो हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। इनका कहना है जी, ये जो गौरव वल्लभ हैं वो कहते हैं जी कि अशोक गहलोत जो हैं उनको प्रेसिडेंट होना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर हैं, 5 टाइम्स एमपी हैं, 5 टाइम्स एमएलए हैं
और मोदी और शाह को डायरेक्टली इन्होंने अपने कंटेस्ट में यहां पे जो है हराया था, और 45 इयर्स का इनका स्पॉटलेस पॉलिटिकल करियर है। तो ऐसे आदमी को जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। शशि थरूर का क्या है? शशि थरूर साहब की जो पार्टी को पिछले 8 साल की जो पूरी की पूरी 8 साल की देन है वो ये है कि ये खाली सोनिया जी को चिट्ठियां लिखते रहे हैं जब वो हॉस्पिटल में बीमार थी, और इसके अलावा जो है कोई इन्होंने काम खास किया नहीं है। तो इसलिए जो चॉइस है हमारे सामने वो बड़ी क्लियर और सिंपल है, और मैं बिल्कुल अपना वेट जो है शशि थरूर के पीछे नहीं दूंगा। You can buy experience. एक्सपीरियंस या तो वो कहते हैं जी कि हम ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं गहलोत साहब, तो चॉइस बड़ी क्लियर है आपके पास। वो तो हम तो इनको चाहते हैं कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इफ़ एट ऑल। वैसे उन्होंने कहा जी हम तो यही चाहेंगे कि राहुल गांधी जी आगे लेके चलें, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं बिल्कुल कमान नहीं संभालूंगा पार्टी की। तो ये जो हेरिडिटरी जो पॉलिटिक्स है जिसका कि बहुत ज़्यादा इनको ताना दिया जाता है हिंदुस्तान में, तो उसके बाद राहुल गांधी जी ने बिल्कुल हट गए थे। वो उन्होंने कहा था कि नहीं, अपनी माँ के बाद मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा पार्टी का, आप लोग खुद इलेक्शंस करवाएं और आपको जो भी अपना साथी That's democracy. हाँ, दैट्स डेमोक्रेसी, राइट। तो ये उन्होंने कहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि गौरव वल्लभ साहब ने यही कहा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ही लीड करें कांग्रेस को। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। पाकिस्तान के अंदर मिनिस्टर ऑफ लॉ जो हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनके ऊपर जो ये क्रिटिसिज्म अभी आया था, जो गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट पास किया है, उसके ऊपर मिसकंसेप्शंस बहुत से आगे थे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है, इनको आप क्यों मान रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आज इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है। वो कहते हैं जी ये भी अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है और हम इनको कोई जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये एक्ट 2018 में आया था उसको लीगल रिकग्निशन इनको दी जाए और इनके खिलाफ जो है कोई काम ना किया जाए, इनको पनिश ना किया जाए, मारा पीटा ना जाए इसको सोसाइटी में, इनको जो है क्योंकि मार देते हैं लोग तो वो ना किया जाए, क्योंकि इनको भी जो बाकी लोगों को सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी दी जाती है तो वो इनको भी दी जाए, इनको भी गारंटी की जाए। तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। तो इसका इस्लाम के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक है कि जो कोई भी पाकिस्तान में रहता है वो पीस में रह सके और उसको स्टेट प्रोटेक्शन दे। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका आज ये कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जिन्होंने कहा था कि हम अब जो है इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, तो आज उन्होंने कहा कि अब हम नहीं लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने फिर से कहा है कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ीबा चौधरी जो थी, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये शहबाज गिल को जो फिजिकल रिमांड पे भेज रही हैं ठीक नहीं है, इनके कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने पड़ेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इस पे अपॉलॉजी करें। तो उन्होंने कहा था जी कि अगर मैंने कोई गलत किया है तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। 2 दफ़ा इनको चांस दिए थे और 2 दफ़ा इन्होंने यही कहा था। आज इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैंने रेड लाइन अगर क्रॉस किया तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं जो है ज़ीबा चौधरी साहिबा से अपॉलोजाइज़ भी करूँगा और मैं डिग्निटी ऑफ जुडिशरी का ख्याल करूँगा और आइंदा मैं ऐसे कोई नहीं करूँगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चूँकि उन्होंने प्रॉमिस दिया है तो इसलिए अब हम इनके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स जो हैं अब डेफर कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अत्याब बंदयाल साहब, उन्होंने आज पीटीआई जो यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉ मेकर्स हैं उनको कहा है कि भाई आप वापस नेशनल असेंबली में आएँ, क्योंकि आपको लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया था तो आपको यहाँ से रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता ही है कि जिस वक्त ये इनको इमरान खान साहब को एक नो कॉन्फिडेंस मूव ला के निकाला गया था तो जो कासिम सूरी स्पीकर थे, उस डेप्यूटी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने सारे 123 पीटीआई के जो एमएनएस थे उनका रेजिग्नेशन कबूल किया था। लेकिन जो नए आए थे नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक कि आप वेरीफाई नहीं करेंगे, और बाद में फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उस सिलसिले में बात करते हुए आज उमर अत्ताब बंदयाल साहब ने कहा है कि नहीं, आपका काम है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप पार्लियामेंट में बैठें और पार्लियामेंट में अपना रोल जो है एज अ पोलिटिकली इलेक्टेड पार्टी जो है ऑपोजिशन में बेशक बैठ के आप वो किरदार अदा करें। वर्ल्ड बैंक जो है जी उसने कहा है कि हम पाकिस्तान को 22.2 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो किसान जो हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको दे सकते हैं। वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया रीजनल डायरेक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जॉन रूम जो हैं उनकी आज मुलाकात हुई थी फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तारिक बशीर चीमा के साथ इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि सारी खेती जो है वो आपकी बर्बाद हो गई है। इसके अलावा जो है
बहुत सारी खेती जो है दैट इज़ लोकस्ट हिट, तो इसलिए हम एक लोकस्ट इमरजेंसी एंड फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने लगे हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोर्ड को भी कि वो भी पाकिस्तान की और ज़्यादा हेल्प करे इसकी खेती जो है बर्बाद जो हुई है उसको रिकवर करने के लिए। इसके अलावा जनाब यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उनकी भी आज मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और 77वां सेशन जो है UNGA का न्यूयॉर्क सिटी में जो हो रहा है उसके अंदर, और उन्होंने ये जो सारे जो यहाँ पे मौतें हुई हैं पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से उसके ऊपर उन्होंने बड़ा दुख का इजहार किया और कंडोलेंसेस दिए। और फिर उन्होंने कहा जी कि $160 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे टू कोप विद दिस कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स एंड जो है ये जो मुश्किल इनके ऊपर आई है इन ह्यूमैनिटेरियन एड। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी आपको हेल्प देगा और आपके मुल्क में जो भी कोई नुकसान हुआ है उसको भरने की कोशिश की जाएगी।